अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज जहां सियासी मैदान से अहम डेवलपमेंट सामने आई हैं तो वहीं आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मुल्क की सूरत हाल पर अहम बयान सामने आ गया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफ़र में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबकि इस दौरान इमरान खान और तहरीक इंसाफ मुसलसल दबाव बढ़ा रहे हैं। आज तहरीक इंसाफ ने मुबैना इंतखाबी धांधली समेत इमरान खान और दीगर रहनुमा और कारकुनों की रिहाई के लिए जुमे के बाद मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया, रैलियाँ निकाली गई। इसके अलावा खुद इमरान खान समेत तहरीक इंसाफ के रहनुमा सख्त और जारहाना बयान दे रहे हैं। साथ ही इमरान खान किसी भी तरह की डील या मुफाहमत के इम्कान को भी रद्द कर चुके हैं। जबकि कल वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने पार्टी के यौम तासीस के मौके पर एक सख्त और जारहाना खिताब करते हुए नाम लिए बगैर इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया, इस्लामाबाद पर कब्जे की धमकी दी। मगर दूसरी तरफ एक के बाद एक हुकूमती रहनुमा तहरीक इंसाफ को बातचीत की दावत दे रहा है। आज सेनेट में खिताब करते हुए नवाज शरीफ के करीब समझे जाने वाले नून लीग के रहनुमा सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि आज भी हम उनकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। अगर ये महमूद खान अचकज़ई और मौलाना फजल रहमान के साथ बैठ सकते हैं तो हमारे साथ क्यों नहीं बैठ सकते। जबकि वज़ीर खारजा इसहाक डार ने भी साथ मिलकर काम करने की बात की। बात होती है जी कि चले मुफाहमत होनी चाहिए। कैसे होगी मुफाहमत? मैं बार बार कहता हूं कि मैं एक हाथ बढ़ाता हूं अली की तरफ। अली अगर अपना हाथ बढ़ाएगा तो मैं हाथ मिलाऊंगा ना। अगर वो अपना हाथ जेब में डाले रखेगा या हाथ बांध के खड़ा हो जाएगा, मैं हाथ नहीं मिला सकूंगा। हम हाथ आज भी इनकी तरफ बढ़ाते हैं, हाथ मिलाएं। यहाँ हाउस के अंदर छोड़ दें सियासत को। मैंने कहा पाकिस्तान एक पार्टी है, पाकिस्तान के लिए आए। ये भी बैठे, हम भी बैठे। इनके वजीर आला ने कल कहा जी कि मैं हमला कर दूंगा इस्लामाबाद पे और मैं कब्जा कर दूंगा, मैं चढ़ाई कर दूंगा। इन जुबानों को लगाम दें आप, ये आपके काम नहीं आ रहे हैं। महमूद खान अचकज़ई है जिनके बारे में आपके लीडर का एक रवैया रहा है, उनको आप सदर के लिए नामजद कर सकते हैं। और मौलाना फजल रहमान से, जिनका नाम भी आप भूल गए थे कि नाम क्या है उनका, उनके साथ आप एहतजाज के लिए बैठ सकते हैं। तो पाकिस्तान की तामीर के लिए, मामलात को हल करने के लिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ क्यों नहीं बैठते? I think together we will work and we'll get Pakistan out of this bhavar. लेकिन it all depends how we act, whether we act responsibly or whether we act again as per past history. I think let's bury the past, let's move forward and let's try and join hands together to get Pakistan out of this quagmire. मगर आज प्रोग्राम नया पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहरियार आफरीदी ने वाजे किया कि हम इस हुकूमत से नहीं बल्कि बराह रास्त आर्मी चीफ और DGISI से मुज़ाकरात चाहते हैं। ये तो खुद मोहताज हैं, ये रिमोट कंट्रोल के जरिए कंट्रोल होते हैं। ये कहते हैं कि हम मुज़ाकरात, ये खुद इस अहल ही नहीं है। क्या मुज़ाकरात करेंगे? हाँ मुज़ाकरात हम करेंगे, लेकिन हम मुज़ाकरात करेंगे आर्मी चीफ के साथ, DGI के साथ, फौज के साथ। इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि वो फौजी क़यादत से बात करें। मेरी लीडर की पहले दिन से ख्वाहिश थी एंगेजमेंट की कि हम एंगेज करें, और उस तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था। जबकि आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा है कि तरक्की के सफ़र में रखना डालने और तवज्जो हटाने वालों की तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। आज के दौर में मुआशी इस्तेहकाम के बगैर मुकम्मल खुद मुख्तारी का तसव्वुर मुमकिन नहीं है। हम सब मिलकर टीम पाकिस्तान हैं। मनफी प्रोपेगेंडा और ट्रोल्स तरक्की और खुशहाली के लिए काम करने से नहीं रोक सकते। आर्मी चीफ ने मजीद कहा कि आइए हम सब मिलकर मनफी क़ुव्वतों को रद्द करें और पाकिस्तान की तरक्की और इस्तेहकाम के सफ़र पर मरकूज़ रहें। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के सफ़र में किसी किस्म का अदम इस्तेहकाम बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जबकि ISPR के बयान के मुताबिक ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस में सिविल और मिलिट्री हुकाम ने भी शिरकत की। फोरम को कसीरुल जहती इक़दामात और मुख्तसर वक्त में हासिल होने वाले अहदाफ से मुताल्लिक आगाह किया गया। आर्मी चीफ ने कहा कि कौम को तरक्की के लिए इकट्ठा होने की ज़रूरत है। पाक फौज पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करती रहेगी। इसके अलावा बिजनेस कम्युनिटी भी इस ख्वाहिश का इज़हार कर रही है कि मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम के लिए PTI से बातचीत के जरिए रास्ता निकाला जाए। परसों मारूफ बिजनेसमैन आरिफ हबीब ने कारोबारी शख्सियात से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात के दौरान बराह रास्त इस हवाले से बात की थी। फिर उसी दिन हमारे प्रोग्राम में आरिफ हबीब ने मजीद कहा कि उन्होंने आर्मी चीफ से भी कहा था कि सियासी तकसीम ख़त्म करने के लिए इक़दाम उठाने चाहिए। तो आर्मी चीफ ने जवाब दिया कि ऐसी सियासी तकसीम नहीं है। जैसा आप देख रहे हैं मुल्क में तमाम सियासी जमातें एक साथ हैं और सिर्फ एक जमात दूसरी सिमत में है। आपने अडियाला की बासी की बात की, उनसे जवाब नहीं दिया उन्होंने। आपको नहीं लगा कि गलत शख्सियत से बात कर ली आपने? किसी और मुलाकात में किसी और शख्सियत से बात करनी थी आपको? आपका इशारा जो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से है। तो हमने अपनी पहली मीटिंग में ये बात उनके सामने रखी थी कि हमारे पाकिस्तान में जो ये पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, इससे जो है वो पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है और इसको ख़त्म होना चाहिए और इसके लिए जो है हमें इक़दाम करने चाहिए। चीफ साहब ने कहा कि पोलराइजेशन जो है वो ऐसे
नहीं है जैसा आप देख रहे हैं, उसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज तो जो है वो साथ हैं, सिर्फ एक ही पार्टीज जो है वो डिफरेंट डायरेक्शन में है। सारी सूरत हाल में नौ मुंतखब सेनेटर फैसल बाउडा ने कुछ बड़े बड़े दावे कर दिए हैं, जिस पर हम उनसे बात करेंगे, इन सवालात पर भी बात करेंगे। फैसल बाउडा साहब, बहुत शुक्रिया मैं शो में ज्वाइन करने के लिए। बाउडा साहब, जाहिर है आप इन्फॉर्म्ड हैं, इदारों के करीब भी समझे जाते हैं, इसलिए मैं आपसे पहले यही जानना चाहूँगा कि जो तहरीक इंसाफ है वो अब वाज़े कर रही है कि बात होगी तो DGISI और आर्मी चीफ से होगी, मगर दूसरी तरफ इमरान खान साहब बराह रास्त तनकीद भी कर रहे हैं और तहरीक इंसाफ की रीडिंग यही है कि इदारे इस वक्त बैकफुट पर हैं, सूरत हाल नहीं संभल रही है और वो खुद मजबूर होंगे इमरान खान से बात करने के लिए। क्या ऐसा ही है कि इदारे मजबूर हो रहे हैं, आज नहीं तो कल उन्हें बात करनी पड़ेगी? बहुत शुक्रिया शाहजेब साहब। देखिए शाहजेब साहब, सबसे पहले तो ये कि ना कोई डील है ना कोई ढील है, ना आज के वक्त को ऐसी बात हो रही है, ना कोई नज़र आ रही है ऐसी चीज़, नंबर एक। नंबर दो ये कि देखिए कौम को समझने की ज़रूरत है, पाकिस्तानियों को, कि स्ट्रैटेजी क्या है PTI की। PTI की जो स्ट्रैटेजी है वो ये है कि PTI चाहती है कि इमरान खान साहब जेल में रहें, उनकी पॉपुलैरिटी के मज़े वो लूटते रहें। ये जो आज आप पॉलिटिकल PTI की पार्टी के सरगर्म सरबराह और जो भी हैं वो जो नज़र आ रहे हैं वो गवर्नमेंट के साथ भी हैं, दाएं बाएं भी हैं, आगे पीछे भी हैं, ऊपर नीचे भी हैं। तो बड़ी क्लैरिटी रखें, दे आर ऑल प्लेइंग अ गेम। ये जो मज़ाकरात की बात है, एक कोई और मज़ाकरात की बात कर रहा है जो मेन स्ट्रीम में नहीं है, जो दूसरे मज़ाकरात की बात कर रहे हैं वो आधा कुछ दिखा रहे हैं। वो चाहते हैं कि खान साहब को जेल में ये बात मैसेज पहुँचेगा, ओह अमीन गंडापुर जो है वो अटैक मोड पे आ गया। अमीन गंडापुर कोई अटैक मोड पे नहीं आया। अमीन गंडापुर जो है वो लेफ्ट राइट ऊपर नीचे गवर्नमेंट के साथ भी हैं, दाएं बाएं भी हैं, चारों तरफ हैं वो, इसीलिए वो हैं। और इसी तरीके से बाकी कौमी असम्बली में भी यही है। और मैंने अपने फ्लोर ऑफ द हाउस सेनेट में, अपर हाउस में भी ये कहा कि वहाँ वो लोग भी मौजूद थे जिन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ बयान दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और मासूम बन के उन्हीं कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उनको शर्म भी नहीं आ रही। मैं तो अपनी कुर्सी भी खैर बात करके दे के आया हूँ PTI को, जो वो मुझसे नहीं ले सकते थे। वैसे मगर इसमें मसला ये है कि आप अली बिन गंडापुर साहब का कह रहे हैं, बड़ा सख्त बयान दिया है उन्होंने। ज़ाहिर अभी रिसेंट पास में ज़रूर हुआ कि वो वज़ीर आज़म से भी मिले, फिर नकवी साहब से भी मिले, वज़ीर दाखिला से, उस पर उन पर तनकीद भी हुई, मगर अब तो उन्होंने बड़ी नाम लिए बगैर मगर इस्टेब्लिशमेंट पर ही तनकीद की है। अगर उन्हें अपनी कुर्सी की परवाह होती तो इतनी सख्त तनकीद करते हैं पाकिस्तान की ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हुए? शाहजेब साहब देखिए, अमीन गंडापुर मेरा दोस्त भी है, मेरा कॉलीग भी रह चुका है, मैं वो मेरी रग से वाकिफ़ है और मैं उसकी अगर आपका एनालिसिस, क्योंकि आप बहुत अच्छे हैं एनालिसिस के अंदर, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखें तो दिमाग, दिल और ज़बान सब आगे पीछे हुई भी हैं, बॉडी स्ट्रक्चर एक पेस पे नहीं है। और आपकी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन बहुत ज़बरदस्त है और आप जैसे और 2 4 5 10 लोग हैं जिनको अल्लाह ने मनसब दिया, अगर आप अपनी इन्वेस्टिगेशन करें तो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहाँ कहाँ क्या क्या राब्ते हुए, कहाँ कहाँ क्या क्या माफ़ी हुई, कहाँ कहाँ क्या क्या तलाफ़ी हुई, कहाँ कहाँ ये कहा गया कि खान को मैसेज पे जा रहा था ताकि वो ठंडा हो जाए, वो गर्म था मुझ पर, उसमें गवर्नमेंट के कौन थे, गवर्नमेंट में किससे हुआ, दाएं बाएं किससे हुआ, लेफ्ट राइट किससे हुआ और ऊपर नीचे किससे हुआ। तो सर ये दूध का दूध पानी का पानी आपको पता चल जाएगा और आने वाले दिनों में सब कुछ आपके सामने आ जाएगा। इट्स नॉट टू फार अवे। वैसा मगर एक तरफ खान साहब हैं जो बड़े सख्त बयान दे रहे हैं, उनके साथ और उनकी अहलिया के साथ जो कुछ हो रहा है उसकी बराह रास्त जिम्मेदारी वो अस्करी क़यादत पर डाल रहे हैं। साथ में ये कह रहे हैं मुझे 8 महीने के 8 साल भी रहना पड़ा तो मैं डील नहीं करूंगा, जो कि रऊफ हसन साहब ने बयान दिया। तो खान साहब आप अच्छी तरह उनके करीब रहे हैं, आप जानते हैं कि वो सियासी सूरत हाल को भी समझते हैं, मुस्तकबिल की तरफ भी उनकी नज़र होती है। वो कहीं ना कहीं वीकनेस देख रहे हैं इसलिए अपनी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, वरना वो खुद वीकनेस दिखा रहे होते अगर उन्हें स्ट्रेंथ नज़र आ रही होती आगे से। शाहजेब साहब देखिए, हम लॉजिकल बात कर लेते हैं, अगर आप मुझे 1 सेकंड दे दें। देखिए शाहजेब साहब, अगर तो हार्पिक जो है वो डाला गया, इसको लॉजिकली सुनिएगा, हार्पिक अगर डाला गया तो हार्पिक पेप्सी तो है नहीं कि बचपन से हम पीते थे हमें पता हो ये हार्पिक है। अगर आप ये कहते हैं कि मैंने हार्पिक डलते हुए देखा अपनी प्लेट में, तो क्या उस प्लेट को अगर कोई आदमी देख ले कि मेरे खाने में कोई जहर डाल रहा है तो क्या खाएगा? ये जो नैरेटिव बिल्डिंग है, इस नैरेटिव बिल्डिंग का अब कोई फ़ायदा नहीं है। इसको लॉजिकली फिर सुन लें, अगर हार्पिक पेप्सी है तो आपको पता चलेगा टेस्ट क्या है, और अगर मैंने देख लिया कि मेरी कॉफ़ी में आपने जहर के 3 कतरे डाल दिए हैं तो मैं पीऊँगा क्यों? तो ये अगर आप इसको कोलाइड करके देखें तो पाकिस्तानी कौम जो इमरान खान साहब से प्यार करती है वो ये भी जान ले कि इमरान खान साहब के साथ फिर कैसी गेम की जा रही है जिसके अंदर वो फिर मजीद बर्बाद और तबाह होने की तरफ जा रहे हैं, और वो अभी भी होश के नाखून नहीं ले रहे, अभी भी सोच उनकी पॉजिटिविटी के ऊपर नहीं जा रही। वो उन्हीं फेरी टेल्स और उन्हीं सोर्सेज और उन्हीं ज़राए ख़ास भी अभी एक्टिव हैं, चाहे वो अब है नहीं बड़ी पोजीशन पे, लेकिन वो एक्टिव हैं।
तो आप उसकी पूरे ओवरऑल कैनवस को देखेंगे तो आपको सब कुछ क्लियरिटी मिल जाएगा और आपको तो बहुत जल्दी मिल जाएगा। अगर खास एक्टिव हैं तो इससे भी तो वीकनेस की ही निशानदेही होती है ना कि इदारा उस खास को रोक नहीं पा रहा है और वो एक्टिव है और खबरें आ रही हैं कि वो कहीं ना कहीं दरमियान में मौजूद है मामला तय कराने के लिए। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है शाहजेब साहब। मैंने आपके दीगर प्रोग्राम्स में भी कहा था कि अकाउंटेबिलिटी होगी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो एक्चुअली चीफ जस्टिस हैं अपने इदारे के, और अगर वो जस्टिस नहीं करेंगे तो क्वेश्चन उन पे हो जाएंगे। और वो एक ईमानदार नेक नीयत आदमी है और उनकी रेपुटेशन जो है वो दागदार है, बगैर दाग के स्पॉटलेस करियर है उनका। सो ही मीन्स बिजनेस, व्हेन ही मीन्स बिजनेस ही मीन्स बिजनेस। और SIFC हमें एक रास्ता नज़र आ रहा है जिसके तहत हम आगे देख रहे हैं। बाकी तो कोई पॉजिटिविटी मुल्क के अंदर मुझे तो उसके अलावा नज़र नहीं आती, और मुझे लग भी रहा है कि वो बहुत जल्दी कामयाब भी हो जाएंगे। तो वैसे अगर कामयाब हो जाएंगे तो आप तो खुद 2 साल से ज़्यादा इस हुकूमत को चलता हुआ नहीं देख रहे थे। अगर SIFC का प्लेटफॉर्म कामयाब होता है तो आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त अस्करी क़यादत और हुकूमत एक पेज पर हैं आगे चलने के लिए। देखिए शाहजेब साहब, मैंने अस्करी क़यादत की बात की है, मैंने कहीं गवर्नमेंट का जिक्र नहीं किया, नंबर 1। नंबर 2 सर ये कि जब आपको पैसा चाहिए होता है तो आप फ़ौज को भेज देते हैं, जब आपको बॉर्डर पर शहादतें करवानी होती है, दुश्मन से बचाना होता है तो आप फ़ौज को कह देते हैं, जब सैलाब आता है आप फ़ौज को बुला लेते हैं, धरना होता है आप फ़ौज को बुला लेते हैं, सब कुछ आप फ़ौज को करते हैं, कुर्बानियाँ भी उनसे लेते हैं, फिर आप छींटे भी उन पर उड़ाते हैं। ये अब एक्सेप्टेबल नहीं है सर। अब ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, चाहे वो आज की करंट गवर्नमेंट हो कि उनके कुछ मुरझाई भी शाखें बात कर रही हों या पौधे पत्ते बात कर रहे हों, या चाहे मेरी साबका पार्टी बात कर रही हो या उससे पहले आगे पीछे की पार्टियां बात कर रही हो। तो बड़ी क्लैरिटी होना चाहिए। 100 साल की डेमोक्रेसी नहीं है। लेट्स बी डेमोक्रेटिक, लेट्स नॉट ट्राई टू बी टू डेमोक्रेटिक। मगर मसला ये है कि आप जब ये कह रहे हैं कि बॉर्डर पर शहादतें होती हैं, सैलाब, इन चीज़ों पर थोड़ी तनकीद होती है, फ़ौज पर तनकीद तो उन्हीं बातों पर होती है कि आप कभी 2011 में जनरल पाशा एक्टिव हो जाते हैं, कभी 2014 में ज़हीरुल इस्लाम एक्टिव हो जाते हैं, कभी 2017 में जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद एक्टिव हो जाते हैं, इदारा उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, सियासतदान जेल में होते हैं। पहले माजी में नून लीग शिकायत कर रही थी जनरल बाजवा और फैज़ हमीद के हवाले से, आज मौजूदा तहरीक इंसाफ शिकायत कर रही है। तो ये बॉर्डर पर शहीद होने वालों के लिए और जो सैलाबों में काम कर रहे हो तो उन पर थोड़ी तनकीद हो रही है। देखिए शाहजेब साहब, तनकीद बड़ी अच्छी चीज़ है कंस्ट्रक्टिव अगर हो, लेकिन तनकीद के भी कोई पैमाने होते हैं, रेड लाइंस होती हैं। आप मुझसे सवाल करें, मैं आपका गालम गलौज शुरू कर दूं, आप एक हद तक मुझे बर्दाश्त करेंगे, मैं आपके घर तक पहुंच जाऊं। एक रेड लाइन क्रॉस जब हो जाए तो वो बर्दाश्त से बाहर, और दुश्मन का काम आप कर जाएं, आप तमस्कर उड़ा दें शहीदों का, आप तनसीबात उड़ा दें, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये कहीं भी नहीं होता, और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में तो होता ही नहीं है। आप क्या CIA के अंदर जाके काम कर सकते हैं? अमेरिका के अंदर नहीं कर सकते। तो जब आप नहीं कर सकते, पूरी दुनिया में नहीं कर सकते, क्या रियासत के ऊपर आप बंदूक उठा सकते हैं? मैं उठा सकता हूँ, कोई और उठा सकता है? नहीं उठा सकते, कितने भी आप ताकतवर हूँ। प्रॉब्लम ये है कि देखिए, जब तक शाहजेब साहब ये निज़ाम अदल ठीक नहीं होगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता, नहीं बढ़ सकता। आप सबकी कंबाइन हुकूमत ले आए, आप इकोनॉमिक मेल्टडाउन रोक लें, आप इन्वेस्टमेंट्स ले आए, लेकिन अदल और इंसाफ का कानून ही नहीं है इस मुल्क के अंदर, वो चल ही नहीं पा रहा। अब मैं क्रिटिक हूँ नून लीग का, मर के उन्होंने पंजाब में एक अच्छा काम किया कि रोटी सस्ती कर दी, उस पर स्टे ऑर्डर आ गया। अब आप मुझे बताएं, कभी आपने दुनिया में बात सुनी होगी कि गरीब को रोटी मिल रही है सस्ती, चाहे वो एक इलाके में, शहर में, पूरे सूबे में, पूरे पंजाब में, या एक कमरे तक महदूद है, लेकिन सस्ती रोटी तो मिल रही है। अब सस्ती रोटी पे स्टे ऑर्डर आ गया है कि आप सस्ती रोटी नहीं खा सकते। जो गरीब 2 रोटियां खा सकता है एक रोटी की कीमत में, उसके बच्चे का पेट भरने से रोक दिया है। अब ये पब्लिक इंटरेस्ट आ गया है। आपने जो सेनेट में तकरीर की, सर हमें कानून साजी करनी पड़ेगी सर, उसमें आपने जो अपनी अपर हाउस और लोअर हाउस में करना पड़ेगा काम। आपने जो सेनेट में भी कराएंगे, समराइज भी कराएंगे, डिफाइन भी करेंगे। अब नहीं सर चल सकता जिस तरह चलता रहा है। रेकॉर्ड एक्ट के अंदर अरबों डॉलर का नुकसान कर दिया अदालती कार्रवाई की वजह से। कहां से उसकी कॉम्पनसेशन क्या है? भुट्टो साहब को आपने फांसी दे दी, 46 साल बाद बता रहे फांसी गलत हो गई भाई, उसका आप सिंबॉलिक की कोई सजा दे दे। 14 साल आपने जरदारी साहब को अंदर रख लिया बगैर सबूत के, कौन सा कानून था? आपने नवाज शरीफ साहब को ब्लैक लॉ डिक्शनरी इजाद करके उनको फारिग कर दिया। आप क्यों हैं? आप कमरे के अंदर भी हैं, आप निकाह के अंदर भी हैं, आप रेकॉर्ड एक्ट के अंदर भी हैं, हम नस्ला टावर के अंदर भी हैं, आप हर चीज के अंदर है। तो सर फिर आप चलाएं, हम नाअहल निकम्मे लोग चले जाते हैं। मतलब ये तो नहीं है, हम तो कह रहे हैं, मतलब ये जाहिर है जो अदलिया का किरदार है उसके ऊपर तो सवाल है, और जो आप सवालात उठा रहे हैं, चाहे रेकोडिक हो, उसके अलावा स्टील मिल का मामला हो, दीगर मामलात हो, मईशत को अदालती फैसलों ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है।
मगर जो नवाज शरीफ के साथ हुआ वो तो अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट का गठजोड़ था। जनरल बाजवा भी मानते हैं, जनरल फैज़ हमीद ने किस तरीके से किरदार अदा किया साकिब निसार के साथ मिलकर इमरान खान को सादिक अमीन डिक्लेयर कराने के लिए, वो मानते हैं। JIT जो थी उसमें फौज के अरकान मौजूद थे, उन्होंने कैसे नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया, आज ये बात मानी जाती है। इसके अलावा धरनों में इन्वॉल्वमेंट मानी जाती है। तो फिर आप तो एक तरफ की तनकीद कर रहे हैं ना, दूसरी तरफ भी तो अपना जो सिमत है और किबला है वो सीधा करेंगे तभी मुल्क आगे बढ़ेगा। अदलिया को ठीक होना है, या बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आपने अपनी सेनेट में भी तकरीर में ये बातें की हैं, मगर दूसरी तरफ से भी तो उन्हें भी तो अपना किबला ठीक करना पड़ेगा अगर मुल्क को आगे बढ़ना है। बावड़ू साहब, शाहजेब साहब बहुत अच्छी बात की आपने शाहजेब साहब, लेकिन अगर आप अदालती निजाम के तहत बेल दे देते हैं तो अगर वो बेल दे देते तो मैं कैसे रोकूंगा? जब आप फांसी पे चढ़ा दें, जब आप बेलें दे दें, तो फिर आप उनको तो तब मुरज़्ज़बा समाएंगे ना जब आप अपनी सिम ठीक करेंगे। मुझे आप बताएं, कभी आपने सुना कि अदालतें खुली हैं किसी गरीब बेवा का घर छुड़ाने के लिए, किसी रेप विक्टिम के लिए, किसी मर्डरर के लिए? 2700 अरब रुपए फंसे हुए स्टे ऑर्डर के तहत। आप छोड़ दें शाहजेब साहब कि क्या होता रहा, क्या हो रहा है। सर सस्ती रोटी देने पर स्टे ऑर्डर आ गया है। बस जरा उस पॉलिसी के ऊपर डिटेल से बात हो सकती है, मगर अब माजी के केसेस की बात कर रहे हैं, जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की। अभी पिछले दिनों एक हफ्ते के अंदर अंदर 3 कन्विक्शन आई हैं, जिसमें आप कह रहे हैं तलाकों के अंदर घुस जाते हैं, इद्दत के अंदर घुस जाते हैं, इद्दत के मामले पर सजा दे दी, एक हफ्ते के अंदर 3 कन्विक्शन दे दी। आज नून लीग कह रही है कि ये तो ज्यादा फायदा इमरान खान को ही हो गया सारे के सारे मामले में। तो आज को बेहतर कर लेना, अगर 35 साल पुराने और 45 साल पुराने मामला अदलिया नहीं बेहतर कर रही है तो बाकी सब भी बेहतर कर लेना। इस वक्त भी तो हो रहा है ये सब। शाहजेब साहब, तो मैं क्यों कहता हूं कि एक्सपायर्ड लीडर्स को जाने दें, नई पौध इन्हीं पार्टियों में से आगे आने दें। अब हम इस लेजिस्लेशन करेंगे, करवाएंगे, सेनेट के पेटी बंद भाई बनवाऊंगा अब मैं। अब PTI का आदमी जाएगा, नून का जाएगा, पीपल्स पार्टी का जाएगा, MKM का जाएगा, मौलाना का जाएगा, हम खड़े होंगे साथ। हमें प्रिंसिपली यूनाइटेड होना पड़ेगा। ये हमारी वीकनेसेस है, इतनी बड़ी बड़ी हमारी कमजोरियों की फाइलें हैं सियासतदानों की। भाई कमजोरी छोड़ दो भाई, अब तो बुढ़ापे पे आ गए, मरने वाले हो, कमा लिया। लेकिन आप जब नया चांस देते हैं तो आप लीगल बैटल, लीगल लॉ, अब लॉ हम बनाएं, इंप्लीमेंट हम कराएं, पास हम कराएं, तशरीह कोई और कर दे। ये नहीं हो सकता। मगर आपने शाहजेब साहब, मैं एफिडेविट साइन करूंगा तो जज भी साइन करेगा, जनरल भी साइन करेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि शराब आपके लिए हलाल है और मेरे लिए हराम है। मगर इसमें इस सब में मसला ये है कि आपने एक प्रोग्राम में कल ये बात भी कर दी कि 2 जो जजेस हैं, जिनमें से एक सर्विंग है, एक गालिबन रिटायर हो गए, उन्होंने जो 25 मई 2022 वाला इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च था और इस्लामाबाद आके उन्होंने धरना देना था, वो उनसे राब्ते में थे। वो कौन जजेस थे? शाहजेब साहब देखिए सर, मैं 2 चीजें बार बार बोल रहा, देखिए मैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी तो हूं नहीं, मैं आपको डायरेक्शन दे सकता हूं। मैं 2 चीजें बार बार बोल रहा हूं। एक जो मैंने कहा बिल्कुल आपने उसको सही समराइज किया, 2 जजेस थे, एक रिटायर हो चुके, एक आज आला अदलिया में मौजूद हैं। धरने के दौरान कंटेनर के अंदर खान साहब से बात की गई, उसमें इनडायरेक्टली भी बात हुई, डायरेक्टली भी बात हुई, खास की भी बात हुई। एक बहुत बड़े मनसब के उसी इदारे के अदलिया के इदारे के जा चुके थे, उनसे भी बात हुई। बुला लें मुझे चीफ जस्टिस साहब, मैं उनको सब नाम दे देता हूं, आप डायरेक्शन मार्क कर दें, पता करा लें। मैं अरशद शरीफ के कत्ल का बार बार 1.5 साल से पीट रहा हूं कि अगर वो आपसे मुझे बुलाए, मैं डायरेक्शन दे रहा हूं सर, मैं बता सकता हूं इस कमरे में था, उधर था, ये था, आपको क्लू मिल जाएगा। आप क्यों नहीं खोल रहे? क्योंकि जिस दिन अरशद शरीफ शहीद का मर्डर खुल गया, उस दिन पाकिस्तान की 75 साल की डायरेक्शन स्पिक को सीधी सद में चलना शुरू हो जाएगी। आपको पता होगा कि बेरहमी से कौन 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 दोस्ती में किस हद तक जा सकता है अपनी पावर के लिए। अगर आप शाहज़ादा अगला कोई प्रोग्राम करें जिसमें मगर आपने 2 जजेस की बात की, आप रिटायर्ड जज का नाम तो बता दें जो राब्ते में थे। नहीं शाहजेब साहब, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी का मुजाहरा कर रहा हूं। मतलब जो 25 मई का धरना था उसमें एक 5 रुकनी बेंच था। जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन नहीं है अदालत में, जस्टिस मज़ाहिर नकवी वो भी नहीं है अदालत में, बाकी 2 रह गए, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस याया अफरीदी। याया अफरीदी साहब ने तो इमरान खान साहब पर कंटेम्प्ट लगाने के हवाले से कहा था कि ग्राउंड बनता है, वो भी माइनस हो गए। बाकी बचे जस्टिस मुनीब अख्तर। आपने कहा कि वो जो जज हैं वो एक ज़माने में नवाज शरीफ को भी रिलीफ देते थे, आज इमरान खान की बात कर रहे हैं तो वो जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं हो सकते, तो कौन है? शाहजेब साहब देखिए, आप एक बहुत इंटेलिजेंट और बहुत स्मार्ट एंकर हैं, अल्लाह आपको कामयाब करे। लेकिन सर आपको देख देख के हम भी सीख गए। आप मुझे पता घुमा के बहुत चीज़ें निकाल लेते हैं, लेकिन सर अब मैं भी थोड़ा सीख गया हूँ। सो मैं विद इन द सिस्टम चल रहा हूँ, विद इन द रिस्पॉन्सिबल एरिया चल रहा हूँ। तो यू हैव टू वेट सर कि चीफ जस्टिस आप बुलाते हैं
तो मैं बता दूंगा, नहीं बुलाते तो एक हद तक मैं रुकूंगा। फिर मैंने अरशद शरीफ साहब की बातें आपको कही थी कि मैं फिर आप लोगों के आगे रख दूंगा। नहीं साहब, मगर आपने जैसे बाबर सत्तार के हवाले से एक बड़ा गलीज़ प्रोपेगेंडा हो रहा है और ज़ाहिर वो माजी में भी मुतालिक जजेस के हवाले से हो चुका है। आप कह रहे हैं कि वो जवाब दें। सर वो क्यों जवाब दें? हुकूमत एक्शन लेके क्यों सोशल मीडिया पर ये सारी की सारी बकवास उनके बारे में की जा रही है? अगर ये दुरुस्त है तो हुकूमत रेफरेंस भेज दे, एक्शन ले ले। हुकूमत के पास पूरा डेटा होगा हर चीज़ का, बजाय इसके कि एक जज को इसलिए टारगेट किया जा रहा है कि उसने हिम्मत की है बाकी जजेस के साथ बोलने की। आप ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर जो गंद है उसका जवाब दे। वो तो आपके बारे में भी हो सकता है, मेरे बारे में भी हो सकता है। कौन जवाब देगा? एक जज कैसे जवाब देगा? शाहज़ेब साहब मेरी रिक्वेस्ट है, देखिए शाहज़ेब साहब, बाबर सत्तार साहब को मैं नहीं जानता। मुझे ये ज़रूर याद है कि मैं जब कैबिनेट का फेडरल मिनिस्टर था और इनकी अपॉइंटमेंट की बात आई थी तो बहुत मिनिस्टर्स ने नेगेटिविटी इनके ऊपर की थी। तो मेरी जजमेंट उस वक्त ये एनालिसिस में आया था कि आदमी ठीक होगा जो इतनी बुराई करे, क्योंकि यूजुअली शोर उसके लिए मचता है जो ठीक काम कर रहा होता है। चंद साहब ने कहा, नदीम अफजल चंद साहब ने कहा कि इमरान खान ने कहा मेरे खिलाफ लिखता है, हमारे खिलाफ बोलता है, ये नहीं बनना चाहिए जज। और फिर अली मोहम्मद खान साहब ने मुखालफत भी की पार्लिमानी कमेटी में उनकी तैनाती की। लेकिन सर बाकी मिनिस्टर्स का नाम चंद साहब भी नहीं बता रहे, और ये बात जब ब्रीफिंग दी मिनिस्टर्स ने तो फिर इमरान खान साहब इस कंक्लूजन पर आए थे। तो जो सच है सच है, जो झूठ है तो आप मिनिस्टर का नाम बताए ना। देखिए नहीं शाहज़ेब साहब, इट वुड बी ऑड। देखिए शाहज़ेब साहब, मैंने ये कहा कि बाबर सत्तार साहब की हर आदमी कह रहा है कि उनकी बड़े ऑनरेबल आदमी, मैं तो उनको जानता नहीं हूँ। तो अगर हम पे भी जब ब्लेम चलते थे तो हमसे क्लैरिफिकेशन मांगी जाती थी, हम देते भी थे। तो एक जज की रेपुटेशन जो है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है किसी भी डिसीजन का। जज की लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं होती, वो केस का मेरिट पे फैसला करना चाहिए उसको। अगर वो इफ़ ही डजंट लाइक मी और मेरा कोई केस मेरिट पे, मुझे ये डरना हो मुझे पसंद नहीं करता तो मेरा केस खराब कर देगा। मेरे साथ हुआ ऐसा। लेकिन एनीवेज मैं कह रहा हूँ अगर इतने ब्लेटेंट ब्लेम्स डल रहे हैं तो फिर आप क्लैरिफाई कर दें। और अगर क्लैरिफिकेशन नहीं है और उसमें 1% भी वजन है और वो आपके ऊपर चार्ज बन जाता है तो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल उस पर एक्शन दे। तो मैं तो कोई गलत बात नहीं कर रहा। तो यही होगा ना कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल वो फोरम है, किसी भी कोई ट्रोल उठ के किसी जज के बारे में बात कर दें और वो वजाहतें देता फिरे, ये तो दुनिया भर में नहीं होता, ये जज का काम नहीं है। तो कोई जिम्मेदार आदमी ने बात की हो तो बात भी की जाए। तो ट्रोल्स बात कर रहे हैं तो आप कहें कि जी मेरी नज़र में ये इन्फॉर्मेशन जो है जैसे बाबर सत्तार साहब के हवाले से इसमें वजन है, तो फिर बाद में आपसे डिबेट भी करूं। जो ट्रोल्स हैं उनके बयानात पर कैसे एक जज को क्यों क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए? शाहज़ेब साहब, मैं आपकी इस पॉइंट ऑफ व्यू की भी कदर करता हूं। ये एक और एस्पेक्ट है जिससे देखना चाहिए, और इस जाविया में भी गलती नहीं जो आप बात करें। लेकिन अगर देखिए मैं आपको बताऊं कि मैं शाहज़ेब साहब 3 जजेस के सामने हाजिर हुआ। एक थे जस्टिस अता बंदयाल साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस आयशा मलिक साहिबा। सो उनके पास पावर थी कि वो फांसी में भी चढ़ा सकते हैं। ये अल्लाह ताला ने उनको ताकत दी उस मनसब की। नहीं दी। आपको क्यों फांसी चढ़ा सकते हैं? ऐसी कोई ताकत नहीं है उनके पास कि आपको एक और केस में किसी और केस के फांसी चढ़ा देते हैं। नहीं शाहज़ेब साहब, नहीं मैं मिसाल दे रहा हूं कि उनका पावर है ना, अनलिमिटेड पावर है उनके पास। ठीक है, केस टू केस है ना, मतलब कत्ल का मुकदमे में थोड़ी थे आप। बट ताकतवर है ना। लेकिन उनके कंडक्ट से अगर एक आदमी 10 कदम आगे बढ़ जाता है, अगर मुजरिम है तो सजा लेके अपना को बेहतर कर लेता है, और अगर एक आदमी मुल्जिम है या उस पर इल्ज़ाम है वो एक चीज़ की माफ़ी करके 10 चीज़ें और आगे बढ़ता है। तो मैं उनके कंडक्ट, उनके एटीट्यूड, उनकी इंटरप्रिटेशन, उनकी फेयर साइड होने से मैं आई वॉज नेवर प्रिपेयर्ड, मैं प्रिपेयर होकर नहीं गया था। लेकिन मैं आगे बढ़ा कि सर मैं ये मॉरली सीट भी नहीं रख सकता, तो मैं तहरीक इंसाफ की ये सीट भी वापस करूंगा। मैं किसी का बाप भी मुझसे वो सीट नहीं ले सकता था वैसे, मगर कानूनी तौर से। मगर उन्होंने तो आपको वो जो बेंच था उन्होंने तो आपको 2 ऑप्शन दिए थे ना कि या तो आप ताहयात नाअहली कबूल करें या फिर सिर्फ इस टर्म की नाअहली कबूल करें तो इस्तीफा दे दें। तो फिर आपने दे दिया। नहीं सर, नहीं 1% मैं क्लियर कर दूं उसके अंदर। देखिए नहीं सर, शाहज़ेब साहब मैं आपको इसको क्लियर कर दूं। देखिए मेरे पास तो ऑर्डर शीट है ना, तो मैं ऑर्डर शीट आपको भेज दूंगा, आप उसकी इंटरप्रिटेशन कर लीजिएगा। आई एम नॉट चैलेंजिंग एंड डाउटिंग योर न्यूज़ ओवर द न्यूज़। लेकिन सर जो एक्चुअल मेरे ऊपर था वो ये था कि इफ़ यू रिग्रेट, अगर आप उसको रिग्रेट कर लेते हैं, तो मैंने कहा सर मैं रिग्रेट के साथ साथ माफ़ी भी चाहता हूँ आपसे, आपका टाइम ज़ाया करने के लिए। और इसीलिए मैं बहाल हुआ। जो मेरे साथ सेनेटर साहब थे वो डी-सीट हुए, फिर मैंने रिज़ाइन किया। ऐसा कुछ नहीं था सर, मैं आपको वो 100% आपको वो ऑर्डर शीट भिजवाऊंगा। तो मेरा कहने का मकसद है कि सर मुझे तो सर बगैर ट्रायल के भी तो डिस्क्वालीफाई किया था ना सर, आप इसको भी समझे ना सर। अब आप अगर फॉर्म पे लिखते हैं, अब आप दोबारा बड़ा मजेदार होता है। अब आप दोबारा इलेक्ट होकर आए।
वैसे आप दोबारा इलेक्ट होकर आए हैं और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के वोट से आए हैं, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं आप? एमक्यूएम के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं? शाहजेब साहब, मैंने कल लिख के दे दिया है सेनेट में कि मैं इंडिपेंडेंट हूं, मैं किसी पार्टी का ना हिस्सा हूं ना बन रहा हूं। तो बाउड़ साहब फिर ये कहना चाहिए ना कि असल में वाकई आप और नकवी साहब असल में वाकई आप लोग इंडिपेंडेंट हैं, आप लोग आजाद हैं। हाँ। आजाद वो नहीं है जिन्होंने आप लोगों को वोट दिया। नहीं सर, हम तो बिल्कुल सर फैक्चुअली आई एम नॉट शाइंग अवे, हम बिल्कुल आजाद हैं। बस मैं यही तो कह रहा हूँ कि आप लोग तो आजाद हैं, इसको तो डिस्प्यूट ही नहीं कर रहा मैं। वो आजाद नहीं है जिन्होंने आपको नकवी साहब को वोट दिया है। सर देखिए, फिर हम तो ये कह सकता हूं मैं आपको जवाब में कि सर मेरा एटलीस्ट फॉर्म 47 में आप छोले नहीं खा सकते, मेरा फॉर्म 47 बिल्कुल करेक्ट है, एक्यूरेट है। अब ये हम आपने बात कर दी क्योंकि एमकेएम के फॉर्म 47 पर आपने बड़ी दिलचस्प बात की थी और मुझे से बात करते हुए की थी कि एमकेएम का हाल ये है कि वो 22 में से 25 सीटें भी जीत सकते हैं, तो मुझे इस पर भी हैरत नहीं होगी। उनके वोट पर आप आए। नहीं, मैंने बिल्कुल आपके शो का मुझे याद है, शहजाद साहब भी आपके साथ है, बिल्कुल याद है। तो अब भी इस बात पर कायम है। देखिए शाहजेब साहब, मेरे फॉर्म 47 में छोले नहीं खा सकते, एक्यूरेट एंड करेक्ट। अच्छा फिर साहब, मुझे आखिर में ये बता दें कि कोई ना कोई दरवाजा है, क्योंकि देखें जो भी इमरान खान साहब कर रहे हैं वो एक एक्सपीरियंस है। 2019-20 में फिर नवाज शरीफ ने नाम लेना शुरू किया, बराह रास्त फिर बाद में तनकीद की जनरल बाजवा पर, जनरल फैज़ हमीद पर, और वहां से डायलॉग का दरवाजा खुला, प्रेशर आया। तो इमरान खान साहब भी अब जो बराह रास्त तनकीद कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि जी मेरे पास मैंडेट है, ये फॉर्म 47 वाली हुकूमत है, इनके पास मैंडेट नहीं है, ये डिलीवर नहीं कर पाएंगे, तो एक रास्ता खुलेगा जिस तरह नवाज शरीफ के लिए खुला था। शाहजेब साहब, मैं आपको बहुत ज़बरदस्त सवाल किया और आपको ये एक पॉइंट दे भी देता हूं कि सर अगर कानून बदलना भी पड़ा तो असेंबलियां और सेनेट वो कानून बदलेगी। 9 मई की इंप्लीमेंटेशन हर हाल में होगी, अकाउंटेबिलिटी होगी। Whoever is involved, whether I'm involved or you are involved, अकाउंटेबिलिटी होगी, चाहे उसके लिए कानून के अंदर चेंज भी लाना पड़े तो वो भी होगा। मगर जब आप ये कह रहे हैं तो आपको लगता है इमरान खान साहब भी उसमें फंस सकते हैं? बिल्कुल जी, कानूनी तौर पे तो उनको फंसा दिया सबने मिलकर, और बंदूक उनके हाथ में दी, कारतूस भी उनको दिए, बुलेट्स भी डलवा दी और ट्रिगर पे गोली भी चलवा दी। ये तो कोई दो नहीं है। और आप मैं उस बात पे भी कायम हूं शाहजेब साहब कि जो व्हाट्सएप ग्रुपों में मैं बार बार कह रहा था 1-1.5 साल से कि वो जो शहजादे आज चैंपियन बने हुए पीटीआई के, वो व्हाट्सएप की हदायत कि किसने किसको गाली देनी है, किसने क्या करना है, वो व्हाट्सएप भी जाके सबमिट करा चुके हैं। तो जो नज़र आ रहा है वैसा है नहीं, जो पीटीआई की ईमानदार शख्सियतें आपको रिप्रेजेंट करती हुई नजर आ रही हैं असेंबलियों में। अरे व्हाट्सएप आपको देखना पड़ेगा। आप जेन्युइनली इमरान खान साहब के बहुत करीब रहे हैं, मगर जब आप बात करते हैं तो आप इस तरह उनको कह रहे होते हैं जैसे वो मिसलीड हो जाते हैं और लोग उनका फायदा उठा रहे हैं। आप बहुत करीब रहे हैं उनके, आपको लगता है वो मिसलीड हो जाते हैं या फिर जो भी बयानात आ रहे हैं, जो भी पॉलिसी आ रही है वो उनके तहत ही आ रही है? किसी में हिम्मत है नहीं कि उनके बरखिलाफ कोई बात कर रहा होगा? शाहजेब साहब देखें, जो लीडर्स का प्रॉब्लम ये है सर पूरी दुनिया में कि जब वो अपने वर्कर को थपकी लगाते हैं तो वर्कर की रफ्तार रॉकेट हो जाती है। वो ना इधर देखता है ना उधर देखता है, ना वो माँ बाप को देखता है ना कुछ देखता है, वो आसमान की तरह रॉकेट की तरह चलता है। तो ये एक्सप्लॉयटेशन तो लीडर्स करते हैं, लेकिन लीडर भी इंसान है ना, उसको ये सारी चीज़ आगे भरते हैं। उसमें दाएँ बाएँ जिन भूत भी होते हैं, ख़ास भी होते हैं, उसमें सांप कीड़े भी होते हैं, वो पंप करते हैं। वो कहते हैं आपकी, मैंने तो खुद सुना है सर, मैंने उन मौलवी साहब को भी देखा है, मैं नाम लूंगा तो क़यामत हो जाएगी, जिनकी बहुत फॉलोइंग है, और उन्होंने आके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम दिया। तो मैंने खान साहब को कहा सर जान छुड़ाएं, मारे जाएंगे सर इन चक्करों में। ये मैं वजीर आज़म हाउस के कमरे के अंदर बात कर रहा हूँ, ज़रूरत पड़ी तो सर मैं वो भी बता दूंगा। तो जब आप इंसान को उस हद तक ले जाएं तो सर इंसान फिर गुमराह भी होता है ना, क्योंकि इंसान है तो वो फिर आसमान से बातें करता है। वो हवा का रुख भी कहता है कि हवा का रुख बदल गया है जब हम पे टेयर गैसिंग चली है, ये भी आपने सुना था। तो सर मैंने हार्पिक की मिसाल भी दी, मैंने जहर का डलते हुए प्लेट की भी मिसाल दी। आप लॉजिकली शाहजेब साहब अगर आप कंक्लूड करेंगे इन चीज़ों को और मेरी बातों को री इंस्टेट कर देंगे तो बहुत सारी चीज़ें पाकिस्तानियों के लिए आसान हो जाएगी जो खान साहब को प्यार से देखते हैं। और खान साहब के इर्द गिर्द के लोगों को पीछे इश्तियाल दिला के आ रहे हैं। उन बच्चों का क्या होगा सर, उन माँ बाप का क्या होगा जिनको आपने 9 मई के अंदर कह दिया हमारा कोई ताल्लुक नहीं है? वो माँ बाप पे क्या गुजर रही है, उनको तो इंटरव्यू करें सर, वो आपको बताएंगे असलियत। सर आप उन बच्चों को किसी तरह इंटरव्यू कर लें, अगर वो आपके बच्चे ने, आप माँ बाप से कर लें। शाहजेब साहब बहुत शुक्रिया और साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। मुल्क में इस बार गंदम की पैदावार, इसकी मौजूदा मिकदार और मार्केट में इसकी डिमांड,
किसानों और हुकूमत दोनों के लिए एक मसला बन गई है। मौजूदा रबी सीजन में गंदम की पैदावार गुज़िश्ता साल से ज़्यादा लेकिन टारगेट से कम होने के बावजूद किसान परेशान हैं, क्योंकि उनकी गंदम ना हुकूमत खरीद रही है ना ही प्राइवेट सेक्टर खरीद रहा है। फजल शेर की खबर के मुताबिक वफाकी कमेटी बराए एग्रीकल्चर में वजीर खुराक राना तनवीर हुसैन को बताया गया है कि इस साल पूरे मुल्क में गंदम की पैदावार 2 करोड़ 96 लाख टन रही है, जबकि इसका टारगेट 3 करोड़ 22 लाख टन था। यानी गंदम की पैदावार टारगेट से 25 लाख मीट्रिक टन कम है। गंदम की पैदावार टारगेट से कम होने के बावजूद उसके स्टॉक्स में वाज़ेह कमी नहीं आएगी, क्योंकि पिछले साल का 40 लाख मीट्रिक टन का स्टॉक पहले से मौजूद है। लेकिन मसला यह है कि इतनी मिकदार में गंदम होने के बावजूद हुकूमत किसानों से गंदम नहीं खरीद रही है, क्योंकि हुकूमती ज़खायर में दरामदशुदा गंदम पहले से मौजूद है। गुज़िश्ता साल टारगेट से कम गंदम की पैदावार की वजह से वजारत खुराक की दरख्वास्त पर हुकूमत ने प्राइवेट सेक्टर को बगैर किसी सब्सिडी के गंदम दरामद करने की इजाज़त दी थी। ये इजाज़त गुज़िश्ता साल जुलाई से लेकर इस साल फरवरी तक के लिए दी गई थी। हुकूमत से इजाज़त मिलने के बाद प्राइवेट सेक्टर ने गुज़िश्ता साल सितंबर में बाकायदा गंदम दरामद की थी और फिर काबीना से गंदम दरामद करने के दौरानिया में 1 माह इजाफे की इजाज़त मांगी थी, जिसके बाद प्राइवेट सेक्टर ने रवा माली साल के सिर्फ इब्तिदाई 9 माह में $1 अरब की 34 लाख मीट्रिक टन गंदम दरामद कर ली। हालांकि गुज़िश्ता साल 25 लाख मीट्रिक टन गंदम की कमी थी। हुकूमत ने गंदम की सपोर्ट प्राइस 3,900 रुपये फी मन रखी थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने इंतहाई कम कीमत पर यानी 3200 रुपये फी मन पर गंदम दरामद की। लेकिन कीमतों में यह फ़र्क आवाम तक मुंतकिल नहीं किया गया। इससे मार्केट में गंदम की किल्लत का मसला तो हल हो गया, मगर एक नया मसला यह पैदा हो गया है कि गंदम इतनी वाफर मिकदार में हो गई है कि किसानों से इस सीजन में गंदम खरीदने वाला ही कोई नहीं है। हुकूमत का कहना है कि उनके पास किसानों से गंदम खरीद कर रखने की जगह नहीं है, क्योंकि स्टॉक्स वाफिर मिकदार में पहले से मौजूद हैं। जबकि किसानों का कहना है कि प्राइवेट सेक्टर ने शुरू में कुछ दिन उनसे हुकूमती सपोर्ट प्राइस से भी कम कीमत पर गंदम खरीदी, लेकिन अब वो भी उनसे गंदम नहीं खरीद रहे हैं और इसकी कीमत मजीद गिरने का इंतजार कर रहे हैं। गंदम के हालिया क्राइसिस को तस्लीम करते हुए स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा कि महकमा खुराक पंजाब के लिए गंदम खरीदना एक बड़ा चैलेंज है। जितनी गंदम की फसल आ गई है, इतनी तो महकमा खुराक के पास रखने की गुंजाइश भी नहीं है। मुल्क में गंदम की कटाई मार्च में सिंध से शुरू हो जाती है, जो मई तक खैबर पख्तूनख्वा में ख़त्म होती है। यानी गंदम की कटाई का सीज़न तकरीबन गुजर जाने के बावजूद किसान परेशान हैं कि उनकी गंदम की कीमत सपोर्ट प्राइस से भी बहुत कम हो गई है, मगर फिर भी वो बिक नहीं रही है। अगर इस मामले में हुकूमत ने बर वक्त मुदाखलत नहीं की तो उन्हें ज़्यादा नुकसान होगा। लेकिन किसान इस वक्त हुकूमत से किस तरह की मुदाखलत की उम्मीद कर रहे हैं, बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सदर किसान इत्तेहाद चौधरी हसीब साहब मौजूद हैं और पंजाब के वज़ीर खुराक बिलाल यासीन साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। हसीब साहब, बहुत शुक्रिया। क्या हल है इस सारे के सारे मामले का जो क्राइसिस पैदा हो गया है आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमेशा से गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट है, फूड डिपार्टमेंट, वो मार्केट के अंदर एज अ थर्ड पार्टी रहता है, मौजूद रहता है और वो इंश्योर करता है कि जो भी सपोर्ट प्राइस हो वो काश्तकार को, वो गंदम के ज़िम्मेदार को, गंदम के किसान को मिल जाए। लेकिन इस दफ़ा हुआ ये है, चूँकि यहाँ पर सरप्लस गंदम थी जो कि बाहर से मंगवाई गई, जिसमें इंतहाई सरासर गलत प्लानिंग की गई। हमारे पास वाफिर स्टॉक मौजूद थे। मार्च के महीने में सिंध की गंदम शुरू हो जाती है और मार्च तक बाहर से गंदम मंगाई गई। अब फूड डिपार्टमेंट ये कहता है कि मेरे पास स्टॉक रखने के लिए भी जगह नहीं है और वो एज अ थर्ड पार्टी भी मार्केट में नहीं आना चाह रहा। मार्केट को टोटली प्राइवेट इन्वेस्टर और प्राइवेट परचेजर्स के हवाले कर दिया गया है। प्राइवेट पार्टी और प्राइवेट परचेजर्स हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के फार्मूले पे काम करते हैं। उनको इससे कोई गर्ज नहीं होती कि वो किस तबके को ज़िबा करने जा रहे हैं या उनके इस अमल से या उनकी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से इस कौम का क्या होगा। आज 3,900 रुपये वाली गंदम 3,100-3,200 रुपये में मार्केट में लोग ख़रीदारी उसकी कर रहे हैं और इस टाइम प्राइवेट माफिया बाकायदा तौर पे गठजोड़ करके गंदम की मज़ीद परचेज से रुक गया है और वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि इस गंदम की कीमत 3,000 से भी नीचे आ जाए ताकि फिर वो खरीदारी करें। जब ये गंदम यानी आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत एज अ थर्ड पार्टी इंटरवीन करके गंदम खरीदारी करे। अब हुकूमत ये कह रही है हमारे पास रखने की जगह नहीं है, कैसे ये मसला हल हो? अब आप ये देखें कि क्या इस मुल्क के काश्तकार की ये जिम्मेदारी भी है कि वो गंदम उगाए,
फर्टिलाइज़र की लाइनों में खड़ा होके ब्लैक में खाद खरीदे और उसके बाद महकमा फूड को जाकर या हुकूमत को जाकर ये बताए कि आपने गंदम स्टॉक करने के लिए कौन सी जगह लेनी है। फूड डिपार्टमेंट जो कि इस ख़जाने से अरबों रुपया हर महीने लेता होगा, वो डिपार्टमेंट ने एक ही मेन काम करना होता है और वो होती है गंदम की प्रोक्योरमेंट। अगर वो गंदम की प्रोक्योरमेंट भी सही से नहीं कर सकता और ये काम भी किसान ने करना है तो उसको अरबों रुपया जो ख़जाने से दिया जाता है वो बेहतर है इस मुल्क के किसान को दे दें, ताकि किसान अगला गंदम बेचने का तरीका भी डिफाइन खुद ही उसकी कोशिश करे और ये भी देख ले कि गंदम स्टॉक किधर करनी है। ये किसान का काम नहीं है कि वो जाके हुकूमत को बताए कि आपने इस वाफर गंदम को किधर स्टॉक करना है। ये बॉर्डर खोल दें, ये इस गंदम को एक्सपोर्ट कर दें। क्या हमारी किस्मत में सिर्फ यही लिखा है कि हमने ये चीज़ें इंपोर्ट करनी है? आज अगर अल्लाह ने हमें इस मगर तो अब अगर हुकूमत ये मसला हल नहीं करती तो आप क्या करेंगे? क्या लाएअमल होगा किसानों का? हम 29 अप्रैल को पंजाब असम्बली के बाहर पुरअमन तरीके से अपना जायज़ मुतालबा कि जो गवर्नमेंट ने सपोर्ट प्राइस अनाउंस की है उस पर ख़रीदारी को इंश्योर करे, उसके लिए वहाँ पर धरना देंगे और तब तक पंजाब असम्बली के बाहर बैठे रहेंगे जब तक कि हमारा ये जायज़ मुतालबा नहीं मानते। ये हमारा आइनी और जमहूरी हक़ है और जो हमारे साथ होने वाली सख्त तरीन नाइंसाफ़ी और डकैती इस वक्त 65% आवाम के साथ जो हो रही है, इसके लिए हम निकलेंगे। क्योंकि अगर ये गंदम 3,900 की सपोर्ट प्राइस पर भी ना बिकी तो 65% आबादी फाइनेंशियली इस क्राइसिस में चली जाएगी कि वो अगली फसल काश्त करने के काबिल भी नहीं होगी। होना तो चाहिए था कि हमारी सपोर्ट प्राइस को बढ़ाया जाता, गंदम की कीमत को 4500 5,000 मुकर्रर किया जाता, क्योंकि पिछले साल से हमने जो खादें गंदम के अंदर डाली उनकी कीमत 1.5 गुना हो गई। बिजली के वो बिल जो 1.5 लाख 2 लाख रुपया थे वो 7 लाख रुपए भरे गए, तकरीबन 300 रुपए लीटर डीजल इस्तेमाल किया गया। उस सब के बावजूद जो हमारी यहाँ पे सपोर्ट प्राइस रखी गई वो पिछले साल वाली रखी गई, लेकिन खरीदारी को इंश्योर नहीं किया गया। आज गंदम का काश्तकार फी एकड़ 15 से 20 हज़ार रुपया नुकसान में है। बहुत शुक्रिया आपने नाज़रीन गुफ्तगू सुनी। एहतजाज की तरफ जाएंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन साहब। बिलाल साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ना हुकूमत ख़रीद कर स्टोर कर रही है, ना ही थर्ड पार्टी इंटरवेंशन कर रही है, प्राइवेट सेक्टर के हाथों में वो कह रहे हैं कि किसानों को छोड़ दिया गया है। 3900 की सपोर्ट प्राइस थी, 3100 पर भी ख़रीदार जो हैं वो उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। जी शाहजेब साहब, आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं अपना गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू आपके साथ शेयर कर सकूँ। सबसे पहली बात तो ये कि हमेशा गवर्नमेंट को ये सुनना पड़ता था कि जी ये जो किसान है उसका इत्तेसाल होता है और गवर्नमेंट जो सपोर्ट प्राइस जो अनाउंस करती है उस पर उसकी बाइंग नहीं होती, उसकी जो मेहनत की जो एक क्रॉप होती है वो रुल जाती है। तो ये इल्ज़ाम सुनना पड़ता था। उसके बाद जो गवर्नमेंट को सुनना पड़ता था कि डिपार्टमेंट्स के जो लोग हैं इनकी मिली भगत होती है और ये चीज़ लोगों को ख़राब करते हैं। तो सारी चीज़ें हम सुनते रहे और देखते रहे। उसके बाद आज मैं समझता हूँ कि 2 महीने की गवर्नमेंट है, 2 महीने से कम टाइम हुआ है जब गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई है। मरियम नवाज शरीफ साहबा की बाकायदा तौर पे ये हदायत है कि हमें ये टाइम है जब चीज़ों को हमने रेक्टिफाइड करना है। इसमें मैं एक चीज जरूर आपके साथ शेयर करूंगा। मैंने सुनी है बात जो मगर आप कह रहे हैं सुनना पड़ता था, अभी भी तो आपको यही सुनना पड़ रहा है। वो कह रहे हैं सपोर्ट प्राइस जो हुकूमत ने रखी थी वो हमें नहीं मिल रही है, खर्चे हमारे बहुत बढ़ गए, सपोर्ट प्राइस हुकूमत ने रखी, अगली दफा हम वो नहीं पाएंगे। जी शाहजेब भाई, मुझे अर्ज करने का मौका दें। मैं सबसे पहले तो बात ये कि मैं आपको ना आपके सुनने वालों को और आपको अपराइज करना चाहता हूँ कि इस वक्त गवर्नमेंट के पास जो कैरी फॉरवर्ड स्टॉक्स है ना वो 23 लाख के करीब है और पिछले साल जो टोटल कंज्यूम हुई है ना वो गंदम वो इससे कम है। तो इसमें जो सबसे पहली तो बात तो यह है कि इसमें विदाउट एनी एक्सक्यूज मैं स्टेट वे आपके साथ शेयर करता हूं कि इसमें जो इस वक्त जो ब्लंडर हुआ है ना वो केयर टेकर गवर्नमेंट में जो इंपोर्ट हुई है वीट, जो मेरे भाई कह रहे थे, मैं इंडोर्स करता हूं। और हमने 3 दिन सेशन करवाया है पंजाब असेंबली में, 5-5 घंटे की हीटेड डिबेट दोनों साइड से। मैं ऑपोजिशन साइड को नहीं मैं मेंशन करता, गवर्नमेंट साइड से भी और ऑपोजिशन साइड से भी 5-5 घंटे की हीटेड डिबेट सुनने के बाद मैं बड़ी आसानी के साथ कह सकता था कि जनाब हम कोई लॉलीपॉप दे सकता था, खुदा ना खास्ता कोई डंक टपाओ पॉलिसी उनको दे सकता है। ऐसी कोई बात नहीं कि रिकॉर्ड का हिस्सा है। बिल्कुल मैंने वहां पे कहा कि जी गवर्नमेंट पूरी सपोर्ट पे है और इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये कौमी जुर्म है
कि जब किसान यहाँ पे खून पसीने की अपनी वो जो एक क्रॉप ग्रो करता है अपनी मेहनत के साथ, वो तो ज़ाहिर है वो मार्च तक आती रही इंपोर्ट केयर टेकर। आप कह रहे हैं कि उनकी जो पॉलिसी थी इतनी सारी इंपोर्ट हो गई, अब करें क्या, हल क्या है इस क्राइसिस से निकलने का? इसमें 2-3 चीजें हैं कि मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जब ये हमने क्रॉप लेते हैं तो इसमें जो लोन होते हैं बैंक से वो लेके और उसके अगेंस्ट हमने लेनी होती है, और जैसे जैसे जो हमारी गंदम बिकती है लोन रिटायर करते हैं। ये एक प्रोसेस है, सेट पैटर्न है फूड डिपार्टमेंट का। चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी एक हिट होनी चाहिए, किसान का एहतसाल नहीं होना चाहिए, उसको उसकी बाकायदा उसकी जो एक्चुअल उसको प्रॉफिट के साथ उसकी जो मेहनत है उसका सिला मिलना चाहिए। मगर इसके साथ ही साथ ये भी देखना है कि हम जब इसको स्टॉक करते हैं और इसको 1 साल के बाद रिलीज करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट देनी पड़ती है इंसिडेंटल चार्जेस में और जो इंटरेस्ट में, वो 2 दफा हिट होती है। तो तय ये हुआ है कि जो हमने एप्लीकेशन जो ली हैं वो तकरीबन 4 लाख के करीब एप्लीकेशंस आई हैं, उसमें जो एलिजिबल हुए हैं वो 50% के करीब एलिजिबल हुए हैं। जो छोटा किसान है उनको हम हर सूरत में एंटरटेन करेंगे, हमारी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे आप किसानों की तादाद बता रहे हैं, मुझे टन्स में बताइएगा, टन्स में वो कितने बनते हैं फिर? देखिए इस वक्त अगर हम एंटरटेन करते हैं ना, ये चंक में करेंगे, अगर तो हम जो एक्चुअल फार्मर है अगर उसको एंटरटेन करते हैं तो उसमें ये तकरीबन बनती है को 15 से 20 लाख मैट्रिक टन। तो इसमें कल 3 बजे फाइनल होना है कि हमने 2 हमारे पास ऑप्शंस है। एक ऑप्शन है कि जी इनसे जो छोटे किसान है इनसे प्रोक्योरमेंट करें और उसमें फिर बहुत सारी लीकेज होंगी। दूसरी हमारे पास ऑप्शन है कि इनको जो डिफरेंस है, मार्केट का डिफरेंस है, उसमें कंपलसेट करें, इनको कंपलसेट करें। जब ये जो भी बात कर रहे थे कि जो इनकी जो इनपुट्स हैं उनको सस्ता करें, इनकी ग्रोइंग में इनको फैसिलिटेट करें। तो ये दोनों चीजें पैरेलल चल रही हैं जो 2 से 3 दिन में इनके साथ जो स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने इसकी स्ट्राइक की कॉल दी है, बिल्कुल हम इसको अपोज नहीं कर रहे। इनका राइट है, इनका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि अपनी बात गवर्नमेंट तक पहुंचाएं। इनको हमने एंगेज भी किया है, इनके जो लोग हैं हमारे साथ बैठे भी हैं। हम कल 3 बजे हमारी फाइनल सेशन होएगा, उसमें हम डिसाइड ये करेंगे कि हमने इनको कंपलसेट किस तरह करना है। मैं आपके बहुत शुक्रिया, देखते हैं कि फिर क्या इस हवाले से होता है। उसके बाद हम इस इशू को मजीद हाईलाइट भी करेंगे, देखते हैं ये मसला हुकूमत हल करती है नहीं करती है। एक और आम खबर है, उसकी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। भारत में इंतखाबी गहमा गहमी जारी है और मुख्तलिफ सर्वेज इस बार भी नरेंद्र मोदी की जमात भारतीय जनता पार्टी की वाज़ेह बढ़तरी का इशारा दे रहे हैं। और आज बाकायदा वहाँ आम इंतखाबात के दूसरे मरहले पर वोटिंग हुई है और भारतीय लोकसभा के 543 नशिस्तों पर होने वाले इंतखाबात में आज मकबूजा कश्मीर और 12 रियासतों के 88 हलकों पर वोटिंग हुई है। और इस मरहले में इन तमाम इलाकों में 16 करोड़ रजिस्टर्ड वोटर्स थे, जबकि मकबूजा कश्मीर के अलावा आसाम, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल जैसी अहम रियासतों में भी आवाम ने अपना वोट कास्ट किया है। अहम बात यह है कि रियासत केरला, जो कांग्रेस का मजबूत गढ़ है, वहाँ की आज 20 की 20 नशिस्तों पर वोटिंग हुई है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस और अपोजिशन के रहनुमा राहुल गांधी भी आज केरला की नशिस्त से इंतखाबी मैदान में उतरे हैं, जबकि राहुल गांधी ने गुज़िश्ता इंतखाबात में उत्तर प्रदेश और केरला यानी 2 हलकों से इंतखाब लड़ा था, मगर उन्हें उत्तर प्रदेश में बीजेपी की मारूफ रहनुमा स्मृति ईरानी से शिकस्त हुई थी, जबकि राहुल गांधी केरला की नशिस्त से इंतखाब जीत गए थे। और आज उसी नशिस्त को बरकरार रखने के लिए राहुल गांधी मैदान में उतरे हैं, जहां उनके मद्दे मुकाबिल केरला से बीजेपी के मकामी सरबराह के सुरेंद्रन हैं। इसी तरह दूसरे मरहले में इलेक्शन लड़ने वाला एक बड़ा नाम कांग्रेस के रहनुमा शशि थरूर का है, जो केरला के ही एक हल्के से इंतखाब लड़ रहे हैं, जहां से वो 2009 से मुसलसल इंतखाबात जीतते आए हैं। और इस दफ़ा बीजेपी ने शशि थरूर के मुकाबले में इस हल्के में अपने मरकजी वजीर राजीव चंद्रशेखर को मैदान में उतारा है। इसके अलावा आज के इंतखाबी मरहले में मारूफ बॉलीवुड अदाकारा और बीजेपी की रहनुमा हेमा मालिनी भी पार्टी के मजबूत गढ़ से इंतखाबी मैदान में उतरी हैं। हेमा मालिनी उत्तर प्रदेश की नशिस्त से इंतखाब लड़ रही हैं, जहां से वो मुसलसल 2014 और 2019 के इंतखाबात में कामयाब होती रही हैं। और इस मरतबा उनके मद्दे मुकाबिल कांग्रेस के मुकेश धनकर हैं। अहम बात यह है कि भारतीय इंतखाबात का दूसरा मरहला इसलिए भी अहम है कि क्योंकि हाल ही में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए मुसलमानों का नाम लेते हुए यह बयान दिया था कि कांग्रेस हिंदू खवातीन का मंगलसूत्र छीन कर घुसपैठियों और ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों को देने का वादा कर रही है। इस बयान को लेकर कांग्रेस और सिविल सोसाइटी ने भारतीय इलेक्शन कमीशन के सामने शिकायत दर्ज कराई थी कि यह बयान हक़ाइक़ के मुताबिक नहीं है, झूठ है। और कल भारतीय इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से भारतीय जनता पार्टी के सदर JP नड्डा को नोटिस किया था, मगर भारतीय जनता पार्टी के सदर ने इस नोटिस को नजरअंदाज करते हुए नरेंद्र मोदी के बयान को एक बार फिर दोहरा दिया है। और इसी पोलराइजेशन के दौरान अब से कुछ देर पहले ही भारत में आम इंतखाबात का दूसरा मरहला मुकम्मल हुआ है। इस हवाले से क्या सूरत हाल रही है, उत्तर प्रदेश से वॉइस ऑफ अमेरिका के नुमाइंदे सौरभ शुक्ला ने हमें अब से कुछ देर पहले तफसीलात बताई।
उत्तर प्रदेश जहां पर हम खड़े हैं, यहाँ पर बहुत हाई प्रोफाइल कुछ सीट्स हैं जहां पे बहुत इंटरेस्टिंग फाइट देखने को मिल रही है। बॉलीवुड की 80s 70s की स्टार हेमा मालिनी मथुरा से बीजेपी की कैंडिडेट हैं, आज वहाँ पे वोटिंग हुई। इसके अलावा मेरठ जहाँ से हमने आज रिपोर्ट भी किया, मेरठ में अरुण गोविल जो 80s में रामायण आया था, जो रिलीजियस सीरियल इंडिया में बहुत पॉपुलर हुआ, उसमें भगवान राम का किरदार निभाने वाले अरुण गोविल को मैदान में उतारा बीजेपी ने, ताकि वो जो राम मंदिर अयोध्या में बना है उसका माइलेज मिल पाए। क्योंकि इंडिया में अगर आग बंद करके भगवान राम को लोग सोचते हैं तो फिगर अरुण गोविल की आती है, क्योंकि वो इतना पॉपुलर हुआ रामायण वो सीरियल। पिछली बार जो 88 सीट्स आज पोलिंग हुई है, वहाँ पर 61 सीट्स एनडीए यानी बीजेपी और उसके अलाइज ने जीती थी। प्राइम मिनिस्टर मोदी साफ तौर पर कह चुके हैं कि उनके बयानों में वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस यानी ऑपोजिशन पार्टी पावर में आएगी तो वो हिंदू महिलाओं का मंगलसूत्र बेचेगी और उसका पैसा उन लोगों में बांटेगी जो ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं। उनका इशारा मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ है। तो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि बीजेपी और प्राइम मिनिस्टर ये बयान देकर के पोलराइज करने का कोशिश कर रहे हैं, हिंदू वर्सेस मुस्लिम कर रहे हैं। ये सब कुछ चल रहा है। राहुल गांधी का कहना है कि उनकी गवर्नमेंट अगर आती है, कांग्रेस सरकार अगर सत्ता में आती है, जो एक ऑपोजिशन पार्टीज का अम्ब्रेला बनाया इंडिया अलायंस वो आता है, तो अनएम्प्लॉयमेंट को का जो बड़ा इशू है, मसला है, उसको सॉल्व करेंगे। अब थर्ड फेज है वो इंडिया में 7 मई को पोल होगा और एक लंबा इलेक्शन है और रिजल्ट्स 4 जून को आएंगे तो पता चलेगा कि दिल्ली में जो इंडिया की कैपिटल है उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में कौन बैठता है। जबकि रियासत छत्तीसगढ़ से सीनियर सहाफ़ी आनंद पांडे ने भी हमें आज होने वाली इलेक्शन की तफसीलात से आगाह किया। मैं अभी यहाँ पर रायपुर में खड़ा हूँ। रायपुर छत्तीसगढ़ की कैपिटल है और अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में आज 3 सीटों पर वोटिंग हुई है। यहाँ से जो पूर्व मुख्यमंत्री एक्स चीफ मिनिस्टर भूपेश बघेल हैं, वो राजनांदगांव की सीट से लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो एक उनकी सीट थी और 2 दूसरी सीटें थी। अगर हम पूरे देश की बात करें तो दूसरे फेज में भी जो इलेक्शन जो वोटिंग परसेंटेज है वो काफी डाउन रहा है। ये पूरे देश के लिए, चुनाव आयोग के लिए और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत एक चिंता का विषय बनता जा रहा है। पहले फेज में भी पिछले चुनाव के मुकाबले 2019 के इलेक्शन के मुकाबले काफी लो वोटिंग रही थी और इस बार भी अभी लो वोटिंग के जो खबरें हैं वो आ रही हैं। क्योंकि हमेशा देखिए ये माना जाता है कि अगर वोट परसेंट कम होता है तो आम धारणा ये है कि बीजेपी को उससे नुकसान होता है। ये आम धारणा है। तो बीजेपी बहुत ज्यादा चिंतित है इस बात को लेके। अभी कल ही अमित शाह खुद भोपाल आए थे। भोपाल में उन्होंने नाइट स्टे किया था और उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली, नेताओं की मीटिंग ली। उसमें उस मीटिंग में इस विषय पर बहुत गंभीरता से विचार किया गया, बातचीत की गई कि भाई आखिर कैसे ये टर्नआउट बढ़ाया जाए, कैसे वोटर्स को घर से बाहर निकाला जाए। पूरे देश से खबरें यही आ रही हैं कि लोगों में उत्साह भले ही कम हो, ज़ील भले ही कम हो, लेकिन पीसफुली पूरा इलेक्शन चल रहा है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक और अहम खबर आपके सामने रखेंगे। मुसलसल सवाल उठ रहा था कि पाकिस्तान ने $1 अरब के यूरो बॉन्ड्स की इस महीने अदायगी कर दी। इस माली साल में $17.4 अरब का बैरूनी कर्जे का टारगेट था, मगर 9 माह में सिर्फ $9.8 अरब कर्ज मिला, जो हदफ से बहुत कम था। इसके अलावा भी हुकूमत ने बैरूनी कर्जों की अदायगी की। तो फिर कैसे ज़र मुबादला के ज़खायर $8 अरब से ऊपर रहे? और फिर इस हवाले से कयास रैया हो रही थी कि क्या स्टेट बैंक इंटर बैंक से डॉलर खरीद रहा है। और आशिबाद राना की खबर के मुताबिक स्टेट बैंक ने इस माली साल में मार्केट से तकरीबन $5.5 अरब खरीदे हैं, जिससे कर्जों की भारी अदायगी के बावजूद ज़र मुबादला के ज़खायर $8 अरब की सतह से ऊपर हैं, वरना ये ज़खायर $3 अरब की सतह से भी नीचे गिर जाते और इससे मईशत को खतरात पैदा हो जाते। खबर के मुताबिक स्टेट बैंक की तरफ से डॉलर्स की खरीदारी की वजह से ही मार्केट में डॉलर का रेट 278 रुपए पर रुका हुआ है, वरना डॉलर 250 रुपए से नीचे चला जाता और रुपए की कदर बेहतर हो जाती। बात करेंगे माहिर मईशत खुर्रम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर है दोनों तरफ के आर्गूमेंट हैं। एक ये कि जी अगर रुपया नीचे आ जाता, स्टेट बैंक ना खरीदता तो महंगाई पाकिस्तान में बहुत नीचे आ जाती। दूसरा ये है कि अगर ऐसा ना करता स्टेट बैंक तो हमारे ज़खायरी $3 अरब के रह जाते और फिर डिफॉल्ट का खतरा पैदा होता, रुपया और गिरता और महंगाई आती। क्या ठीक किया स्टेट बैंक ने जो भी किया? जी बहुत शुक्रिया शाहजेब मुझे प्रोग्राम में लेने के लिए। बिल्कुल देखें, ये बड़ा डेलिकेट इस वक्त जो है वो मामला है और स्टेट बैंक बहुत ही जो है वो थिन रोप जो है वो वॉक कर रहा है, क्योंकि उसकी वजह ये कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं।
या तो यहाँ पे स्टेट बैंक जो है जितना फ्लो आ रहा है, आप देखें रेमिटेंसेस से भी मैसेज फ्लो आया है इस खासकर मार्च के महीने में, और एक्सपोर्ट का फ्लो भी आ रहा है जब रुपी बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट नहीं होता, और डेफिनेटली एक्सपोर्टर भी जो है वो जल्दी कन्वर्ट करता है अगर एटलीस्ट डिप्रिशिएट हो रहा हो। और तीसरी चीज जो है ना, वो आप देखें एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारे बहुत अच्छे हुए पिछले साल के हिसाब से, उसमें कॉटन की हमें इंपोर्ट नहीं करनी पड़ रही, उसके अंदर वीट हमें बहुत ज्यादा इंपोर्ट नहीं करनी पड़ रही, फिर शुगर इंपोर्ट नहीं करनी पड़ रही हमें, फिर उसके साथ साथ आप देखें आपके पास जो है वो टेक्नोलॉजी की मद में जो अच्छी एक्सपोर्ट आना शुरू हुई है। तो एक तरफ से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बेहतर होना, उसका इंपोर्ट पे जो है पॉजिटिव इंपैक्ट होना, दूसरे एक्सपोर्ट्स का थोड़ा सा बेहतर होना, और ये टेक्नोलॉजी की तरफ से एडिशन होना, और फिर रेमिटेंसेस का आना, तो डेफिनेटली जो है वो बाइंग बनती है डॉलर की मार्केट से। और स्टेट बैंक को देखें ये करना है कि रिजर्व्स को बेहतर करना है, क्योंकि रिजर्व्स जो है वो 1.5 महीने का कवर होता है, वो काफी नहीं है, 3 महीने तक का आपका इंपोर्ट कवर होना चाहिए। और साथ साथ स्टेट बैंक अगर बाइंग करता है मार्केट से और स्टेबिलिटी लाता है रुपी के अंदर, तो उसकी एक अच्छी रिजल्ट ये हुआ है कि हॉट मनी आना शुरू हो गया। आप ये देखें कि अब जो है फॉरेन इन्वेस्टर ये कह रहा है कि यील्ड्स लोकल मार्केट में ज्यादा मिल रही है और रुपी स्टेबल है, तो इस मार्केट में इन्वेस्ट करो, तो उसी वजह से आपकी और पोजीशन होगी। लेकिन स्टेट बैंक एक तरफ पैरिटी को भी रख रहा है, फिर आपके रिजर्व्स को बेहतर कर रहा है, क्योंकि क्रेडिट रेटिंग हमें बेहतर चाहिए। मगर ये कितना सस्टेनेबल है ओवरऑल जो ये मामला है, क्योंकि हमारे इन्फ्लोस बड़े कम रहे हैं एज कम्पेयर टू द टारगेट, तो आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये स्टेबिलिटी रह पाएगी? देखिए ये शॉर्ट टर्म मेजर्स तो हैं, और इसमें डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आपको इससे बेहतर जो है वो अपने मेजर्स देने पड़ेंगे। लेकिन मैं ये कहूंगा कि एक तरफ जो है वो फिस्कल साइड अगर बेहतर हो और टैक्सेस बेहतर हो और खर्चे कम हो, तो वहां से रुपया छपना कम होगा, क्योंकि यहाँ से हमारे कर्जे कम हो जाएंगे। तो स्टेट बैंक को वो कंट्रोल करना है। एक्सटर्नल साइड पे स्टेट बैंक की ये स्ट्रैटेजी ठीक है कि रिजर्व्स को बिल्ड करें रादर देन रुपए को नीचे कर दें, और जो है इन्फ्लेशन को टेम्पररी तौर पे नीचे करें, और पेट्रोलियम प्राइसेस में कमी हो जाए, और जो है वो आपका एक्सपोर्टर को भी नुकसान हो। तो बहुत शुक्रिया खुरम साहब की राय आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही, अल्लाह हाफिज़।